This what was the conference will purpose now of be this recorded. session? जब ये सेशन की बात आई, हम लोग डिस्कस करते हैं यूजुअली कि हमको क्या लगता है कि कौन से स्टूडेंट्स को किस तरह का सेशन मिलना चाहिए, क्या चीज है जो उनको जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगी। तो वहां पे एक पर्टिकुलर बात हुई थी, एक पर्टिकुलर मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, जहाँ पे ऐसा हुआ था कि मैं किसी ऑफिस में काम कर रही थी। दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी एंड मेरे ख्याल से कुछ क्लासेस में तो मैं ये एग्जांपल भी दे चुकी हूँ। दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी और हमारी कंपनी बहुत स्पीड में अग्रेसिव हायरिंग कर रही थी। तो हमें नहीं पता कब, लेकिन है ना, हम लोग एज फ्रेंड्स जितने जने ऑलरेडी कंपनी में सेटल थे, हम लोग का एक गेम चालू हो गया था, राइट। और वो गेम ये था कि लेट्स सी इनमें से कौन सिलेक्ट होगा कौन रिजेक्ट होगा। तो हम शर्त लगाते थे, तो जो भी बंदा, उस समय तो लड़कियां ज्यादा हायर करी थी कंपनी, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंपनी इन दुबई। तो दुबई में क्या होता है कि आपका वीजा, अगर आप लड़की हो तो जनरली आपका हस्बैंड या आपका फादर आपका वीजा स्पॉन्सर कर देता है, लड़कों को वो प्रिविलेज नहीं है, तो कंपनी को फिर वीजा का खर्चा करना पड़ता है ना। सो हियर इन जो कंपनीज थी वो प्रेफर कर रही थी कि हम लोग किसको हायर करें, हम लोग जनरली गर्ल्स को हायर करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वुड बी गर्ल्स ओनली। सो हम ऐसे शर्त लगा देते, ये लड़की सिलेक्ट होगी कि नहीं होगी। और अब देन आई थॉट कि किस बेसिस पे शर्त लगा था, हम तो उस लड़की से बात भी नहीं की, बेचारी चुपचाप आके रिसेप्शन एरिया में बैठी हुई है और रिसेप्शन एरिया में बैठकर वेट कर रही है अपने इंटरव्यू की टर्न का, और इधर बैठ के बैटिंग लग रही, भैया ये सिलेक्ट होगी वो सिलेक्ट नहीं होगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी वर राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी वर एक्चुअली राइट। सो दिस वाज सो शॉकिंग कि हम लोग हर बार सही कैसे होते थे, बिकॉज अगेन द प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड योर फर्स्ट इंप्रेशन। सो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग को कितनी बार नहीं समझ में आता कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या क्या रोल प्ले रहता है, राइट। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। another important thing when I talk about the first impression part of it, आप अगर आप देखें कि हम कई बार ये बात यूज करते हैं, कई बार एक बहुत फेमस पर्सनालिटीज ये बात बहुत रिपीटेड मोड पे कहती है कि ड्रेस अप द वे यू वांट योरसेल्फ टू बी इन कमिंग 10 years, है ना। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उस चीज से। एंड आई विल बी शेयरिंग फ्यू ऑफ माय एक्सपीरियंसेस in this session. I'll be telling you the importance of dressing up, that one step extra dressing up when it comes to especially your corporate world experience, कंपनीज में जब काम कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ। One second, let me come on to, हाँ मेरा नहीं चल रहा है, 1 second। देखिए अब मैं आपके साथ कुछ स्लाइड शेयर कर रही हूँ, कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ, और हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे बिफोर वी बिगिन। आपको खाली मुझे बताना है कि इन पिक्चर्स में से किसका क्या प्रोफेशन है, ठीक है। ठीक है, सो लेट्स सी हु इज मोर एक्टिव और कौन सही जवाब दे पाता है। सो आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये। अब कुछ जने तो आपको पता भी है बट स्टिल नहीं, फिलहाल ये क्या लग रही है, व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू? मॉडल लग रही है या कोई स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जान रही, डांसर लग रही है, बैंग ऑन। मॉडल और डांसर, राइट नाउ वी ऑल नो दिस इज शिल्पा शेट्टी, हम सबको पता है शिल्पा शेट्टी है, एक्ट्रेस है। पर मैं तो ड्रेसिंग से बोल रही हूँ कि अभी वो क्या करने वाली है, तो मेरे से लग रहा है अभी कोई परफॉर्मेंस देने वाली है स्टेज पे, है ना, राइट। ओके, लेट्स कम ऑन टू दिस। ये भाई साहब क्या लग रहे हैं आपको? ओहो क्या बात है, इंजीनियर, करेक्ट, बैंग ऑन, इंजीनियर ही है ये। ठीक है, चलो इनको वापस जाने देते हैं। ये कौन लग रहा है? फुटबॉलर लग रहे हैं। हाँ बस अभी खेलने जाएंगे ऐसे लग रहा है। यार क्या पता इनको कुछ खेलना ही नहीं आता हो, किसी स्पोर्ट्स शॉप में गए, ट्रायल रूम में ट्राई किया, फोटो खिंचा लिया, बट आप तो मान लिए कि ये फुटबॉलर है। ठीक है, इसको बॉल को किक भी नहीं करना आता ढंग से, लेकिन आपने मान लिया फुटबॉलर है बिकॉज ऑफ द वे ही इज ड्रेस अप। ओके, चले ये कौन है? अरे भैया थोड़ी सी ब्लर पिक्चर है। लेबर है, जनरल पब्लिक और कुछ लेबर है, लेकिन आप लेबर से ऊपर नहीं मान रहे हो इसको, है ना। अभी इन्हीं लोगों को आपके सामने कोट पैंट में खड़ा कर दे तो आप बिजनेसमैन मैनेजर मान लोगे। मजे की बात यह है
कि ये जो है ये हमारे बहुत सारे इंटर्न्स भी हैं, ये ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने ऑफिस से उठ के जाते हैं। अब थोड़ी सी स्पेसिफिक डिटेलिंग नोट डाउन करते हैं इनकी ड्रेसिंग की, है ना। जिस तरीके से आप लोग, मतलब अपनी नजर में तो अपन सभी हीरो हीरोइन होते हैं, है ना, अपनी पिक्चर के हम सब हीरो हीरोइन है, लेकिन उठ के चले गए ऑफिस के, आज मेरा मन नहीं है ड्रेसअप करने के लिए, लेट मी बी लाइक माई सेल्फ। एक तो ये बहुत नया फंडा आ गया, लेट मी बी माई सेल्फ, आई डोंट नो फिल्टर जोन, आई डोंट केयर अबाउट पीपल, राइट। अब देखें यहाँ पे इनकी ड्रेसिंग की बात नोट करते हैं। देखिए, आई पर्सनली फील we all are beautiful, है ना, as far as the physical features are concerned, as far as our looks are concerned, we all are beautiful amazing people, और हम किसी को अगली कह भी नहीं सकते, क्योंकि सिंपल बात है, ये सब जितने जने दिख रहे हैं ना, ये गॉड की क्रिएशन है, ड्रॉ किया है गॉड ने इसको, और इतनी हम में से किसी की ना तो लेवल है, ना तो हमारा इतना वो पावर है कि हम ये बोले कि गॉड ने कोई चीज अगली क्रिएट की है, क्योंकि वो करते ही नहीं कुछ चीज अगली क्रिएट, लेकिन हम गॉड की उस क्रिएटेड चीज को अगली बना देते हैं, ठीक है। आपको आपको जो बॉडी दी है, आपको जो फेस दिया, दैट्स परफेक्ट इन एवरी मैनर। अब गॉड को रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, जब उसको ढंग से ग्रूम अप करेंगे। ये प्रॉब्लम क्या है, तुमको क्यों लगा कि ये लेबर है? फर्स्ट थिंग, कैजुअल टी शर्ट या शर्ट है जो बाहर है, आप नहीं करते हो क्या ऐसा? करते हैं, बहुत बॉयज ऐसा करते हैं, क्लासेस में भी आते हैं तो ऐसा करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? और नीचे क्या है, पैंट्स है, बहुत जने पहनते हैं। अच्छा, तो पैंट्स, नीचे पैंट्स पहनी हुई है ना, तो पैंट्स क्या पहनते नहीं है? बहुत जने पहनते हैं, और देयर इज न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ बैगी पैंट्स, पजामा पैंट्स, लूज कंफर्टेबल पैंट्स। आई वांट टू बी कंफर्टेबल एट माय वर्क स्पेस, सो बी इट। नीचे शूज, स्पोर्ट शूज, ठीक है। देखिए, स्पोर्ट शूज भी अलग अलग तरह के होते हैं। इवन आई वेयर शूज, स्पोर्ट शूज, या द काइंड ऑफ व्हाट डू वी कॉल इट एग्जैक्टली, हाँ, स्नीकर्स टू माय ऑफिस। लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि माय स्नीकर्स आर नॉट कलरफुल। माय स्नीकर्स आर ऑलवेज, आई हंट फॉर प्लेन व्हाइट स्नीकर्स or plain black sneakers, so that they look little professionals with the sneakers with a proper base। वैसा वाला बेस भी बहुत मैटर करता है, छोटी छोटी चीजें। आपको, आप भले मैनेजरियल लेवल के बंदे हो, पर सामने वाले की नजर में आपका इंप्रेशन प्यून का हो जाता है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आप घर गए हो किसी के, या कोई आपके घर आया और आपको कुछ और मान लिया है? जैसे मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हो चुका है कि मेरे घर पे कोई आया है और मुझे बोला है कि बेटा जाके अपनी मम्मी को बुलाओ, बिकॉज आई ड्रेस अप लाइक दैट एट माई होम। हाँ जी, बोलो, कोई माइक अनम्यूट कर रहा था, किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आंचल को मम्मी समझा एक दो बार? हाँ, और किसी को? और किसी को कुछ नहीं? and I'll tell you, this play the dressing plays a big role. So when I'm at my home, I am in shorts and t-shirt, and जो हमारा सिटी है, जहाँ पे जो एक इम्प्रेशन, एक माइंडसेट है मैरिड फीमेल्स को लेकर, साड़ी वाड़ी में होंगे, सलवार कमीज में सर ढका हुआ होगा, और अगर देन यू ओपन द डोर विद शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स और जीन्स एंड टी शर्ट, तो प्रॉम्प्टली अच्छा बेटा जाके मम्मी को बुला के लाओ। सो ड्रेसिंग प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। अगर मैं यहाँ पर बात करूं किस तरीके से अपन अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आई नो दैट माय फर्स्ट कंपनी, आई हैड अ वेरी वेरी बिग चैलेंज वेयर आई वाज हायर्ड एट द पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट, जहाँ पे मेरे अंडर प्रोडक्शन टीम थी, जहाँ पे मेरे अंडर सेल्स टीम थी, दोनों टीम्स मेरे को रिफर कर रही थी, आई वाज रिपोर्टिंग टू मी। सो मुझे मेरे बॉस ने पहले कह दिया कि आपको बहुत चैलेंज आएगा, ठीक है, क्योंकि आई joined when I was 21, 22. So anyways, because of the height and the body build, I used to look overtly young. ऐसे लगता था कोई 15-17 साल के बच्चे को रख दिया, और जो मेरी टीम रिपोर्ट करी थी, they were all 35 to 40 years, मतलब मिनिमम 35। सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट इन माय टीम वाज 35। सो मेरे बॉस ने कहा सुनेंगे नहीं तुम्हारी बात, तुमको पहले से ही कॉशियस रहना पड़ेगा। दिस इज वन लेसन व्हिच आई हैव लर्नड फ्रॉम माय बॉस। शिवा is his name, and I've learned lot of things from him. Right now he's working as a CEO of CFO of the same company where I joined.
तो ही टोल्ड मी दैट मीनाक्षी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू वेयर। ऑल्दो मैं सारे इंटरव्यूज में मैं प्रोफेशनल ड्रेस ही पहन के गई थी, और मेरा हैबिट था, एज आई सेड दैट मैं दिस इज व्हाट आई बिलीव, ड्रेस अप व्हाट यू वांट टू बी 10 years फ्रॉम नाउ। मेरे एक भी इंटरव्यू में, मैं अभी हम जब पीएफसी के कैंपस प्लेसमेंट अरेंज करते हैं तो मैं देखती हूँ कि बच्चे शर्ट और पैंट्स में आ जाते हैं, जीन्स और शर्ट में आ जाते हैं इंटरव्यू में, एंड देर ओके विद दैट। मेरे किसी इंटरव्यू में राइट फ्रॉम द एज ऑफ 19 years, मैंने तब से इंटरव्यू देना चालू किया, मेरे किसी भी इंटरव्यू में मैं बिना ब्लेजर के नहीं गई। सो इट वुड बी ऑलवेज शर्ट pant, not jeans. Short pant and blazer. Now, because I'm little lazy wearing jeans, so there is a concept of jeggings, which is equally looks professional. But then short pant and blazer, no interview ever in a shirt, only shirt, right? क्योंकि आप मैनेजर की तरह ड्रेस करोगे तो आपको सामने वाला पोजीशन भी मैनेजर वाली ऑफर करेगा, आप सेल्स पर्सन की तरह ड्रेस करोगे तो पोजीशन भी सेल्स पर्सन वाली मिलेगी। In that case, Shiva told me, Meenakshi, you have to be very careful. तो हमारी सारी कंपनीज जितनी भी एमएनसीज वगैरह होती हैं उनमें एक ड्रेस कोड होता है, मंडे टू फ्राइडे आपको फॉर्मल्स में रहना है। अब फॉर्मल्स की डेफिनेशन होगी डिपेंडिंग ऑन यू, जैसे हमारी कंपनी में, क्योंकि इट वाज मिक्स कंपनी, सेमी इंडियन कंपनी, तो फॉर्मल्स में कुछ जने साड़ी पहन के आते थे, आई वुड ऑलवेज वेयर ब्लेजर, एंड दैट्स लाइक पर्सनल चॉइस। एंड देन सैटरडेज को वी वुड बी वेयरिंग कैजुअल्स। तो मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन था उस कंपनी में, because of the position I was having and because of the people who were reporting to me, मेरे को जीन्स टी शर्ट अलाउड ही नहीं था, बोले आज सैटरडे भी आप नहीं पहन सकते, आपको ब्लेजर ही पहनना। ठीक है, दैट वाज द टाइम वेयर आई अंडरस्टूड व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस। बाकी ऐसा नहीं था कि मेरी कंपनी कोई, बिकॉज इट वाज अ दुबई वाली कंपनी, तो ऐसा तो नहीं था कि कोई नैरो माइंडेड पीपल होंगे। मेरी कंपनी में सैटरडेज को लड़कियां मिनी स्कर्ट्स भी पहन के आती थी इवेंट्स में, वी वुड वेयर एनीथिंग, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट द थिंग वाज people reporting to me should take me seriously, so that is the importance of dressing, and this is why we chose to pick this topic up today to bring it to your notice कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू में ड्रेसअप होना है। देखिए, आप जब इंटरव्यू रूम में एंटर करते हो पहले 30 सेकेंड्स कहीं ना कहीं मेंटली, वो इंटरव्यूअर को भी नहीं पता है, आई हैव टेकन सो मेनी इंटरव्यूज, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि बायसनेस आ जाती है अपने आप। इंटरव्यूअर को भी नहीं पता है कि उसने पहले 30 सेकेंड्स माइंडसेट बना लिया है, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है। फिर उसके बाद वो खाली अपने आप को कन्विंस कर रहा है तुमसे सवाल पूछ के। वापस कैंपस प्लेसमेंट में जो जो जने इंटरव्यू दे चुके हैं, ये लोग आपस में कई बार प्लेसमेंट के बाद बाहर निकल के बातें कर रहे होते हैं, है ना? तो ये लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कोई एक बच्चा बोलता है, यार मेरे को तो इतना ग्रिल किया, ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे थे, परेशान कर रहे थे। और दूसरा जना बोलेगा कि नहीं, मेरे साथ तो बहुत अच्छा इंटरव्यू, तो बड़े फ्रेंडली थे मेरे साथ, राइट? वाई दिस बायसनेस? बंदा तो एक ही इंटरव्यू लेने वाला, क्योंकि उसको भी नहीं पता, उसने 30 सेकेंड्स में माइंडसेट बना लिया तुमको लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, again we'll come on to some few more questions। आपने अभी ये वाले questions को आंसर किया, I hope you'll be able to answer the next lot of questions also। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे हम रिलेशनशिप समझेंगे, लिंकिंग समझेंगे। ठीक है, आने वाले जो पिक्चर्स हैं उसमें दो दो जन हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं कौन क्या है, कौन किसका क्या लग रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, सो ऑर्गेनाइजेशन फ्लो रिलेशनशिप है। 1 सेकेंड, हाँ जी, कौन क्या लग रहा है? ओके, गर्ल जो है वो स्टूडेंट लग रही है और जो मैन है वो टीचर लग रहा है। ठीक है, श्योर। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ जनों को लगे कि मैम वो तो लड़की बहुत यंग है और आदमी बहुत एजड है, इसके लिए हम ये इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। मैं फिर कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आई वर्कड विद एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल हु वर ट्वाइस माई एज वर रिपोर्टिंग टू मी, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो एजड है वो कोई सीनियर पोजिशन पे ही होगा। ठीक है, बट द अटायर, इफ यू सी टू इट क्लोजली, चेक शर्ट है, चेक शर्ट फॉर्मल नहीं होती है। बॉयज, लेट मी टेल यू दिस, ये वाली चेक शर्ट फॉर्मल नहीं होती है। तुम पार्टी में जा रहे हो क्या? शर्ट फॉर्मल कौन सी होती है? प्लेन शर्ट्स, ओनली प्लेन शर्ट्स आर फॉर्मल। So don't make yourself look like an uncle when you're coming for the interview. This is formal, plain shirts with collars. इन्होंने कॉलर वाली शर्ट नहीं पहनी, नहीं कॉलर है शर्ट में। So with collar, plain shirts are formal shirts। ब्लेजर बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता यार, तुम लोग घर की इतनी शादियों में ऐसे पानी की तरह पैसा बहाते हो। एक ब्लैक कलर का ब्लेजर, आई थिंक दिस इज समथिंग वी ऑल नीड टू हैव, दिस इज इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ प्रोफेशनल वर्ल्ड। जितनी जल्दी उसको अडॉप्ट करोगे,
एक ब्लैक कलर का ब्लेजर, आई रिमेम्बर आई सेव्ड अप माई पॉकेट मनी, मैंने कहा था 19 years से आई वॉज गिविंग द इंटरव्यूज, आई सेव्ड अप माई पॉकेट मनी टू बाय वन ब्लैक ब्लेजर। ब्लेजर मतलब प्रॉपर ब्लेजर, ये सब जो उदयपुर की दुकानों पे से कॉटन वाले ब्लेजर मिलते हैं वो ब्लेजर नहीं होते, प्रॉपर ब्लेजर मटेरियल वाला ब्लेजर यू कैन इजीली गेट ऑन वेरियस ई शॉपिंग वेबसाइट्स, और मेरे ख्याल से उदयपुर में भी अब तो काफी शॉप्स आ गई जहाँ पे फॉर्मल ब्लैक ब्लेजर। दैट वन ब्लैक ब्लेजर, मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी को नहीं पता था कि मेरे पास सिर्फ एक ब्लैक ब्लेजर था और कोई ब्लेजर्स नहीं थे मेरे पास, राइट, बिकॉज कॉलेज में होते हैं, पॉकेट मनी का इशू रहता है, हाथ टाइट रहता है, राइट। अब तो आई हैव अ सेपरेट वार्डरोब एंड आई एम श्योर दैट द टाइम यू कम एट आवर एज आपके पास बहुत सारे ब्लेजर्स होंगे, पर आप वो एम करोगे तो वैसा होगा। बट दैट वन ब्लैक ब्लेजर आई वुड पेयर अप विद डिफरेंट शर्ट्स इन इंटरव्यूज, टू दैट एक्सटेंड कि सीए फाइनल होने के बाद हमारी एक जीएमसीएस ट्रेनिंग होती थी जहाँ पे हम लोग को ट्रेन करते थे कैसे इंटरव्यूज में जाना है, कैसे फेस करना है। तो वहां पर देवर वाज ड्रेस कोड, ट्वाइस क्लास में ड्रेस कोड रखा था फॉर्मल का। दोनों टाइम मैं एक ही ब्लैक ब्लेजर पहन के गई थी, पर मैंने अंदर शर्ट्स चेंज करी थी। हु नोज इट, ब्लैक ब्लेजर, व्हाई आई एम टेलिंग यू ब्लैक ब्लेजर इज समथिंग जो नोटिस में नहीं आता है। आप 4 बार रिपीट कर लो, 50 बार रिपीट, डोंट गेट अ डिजाइनर ब्लेजर विद सम वर्क और वट एवर, वो दैट इज ऑल्सो नॉट फॉर्मल, प्लेन ब्लैक ब्लेजर। मैंने वही ब्लेजर दो पर्टिकुलर डेज पे विद डिफरेंट शर्ट्स विद डिफरेंट लोअर्स मैंने पहना था। आई रिमेम्बर हमारा जब सेशन खत्म हो रहा था तो हम सबको टाइटल दिए गए थे, सबको किसी को ऐसे टाइटल जैसे स्कूल टाइटल्स होते हैं, बदमाश ये वो ब्ला। आई वॉज द ओनली पर्सन हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ कॉर्पोरेट गर्ल, right? So the way you dress up is the way you present yourself, and it's not really expensive, trust me। अभी तो इतनी online shopping में 1500 में you get blazers। I think that much we can spend for the way we look, or at least for the campus placement interviews, guys take it little seriously। चलें ये बताएं, अब तो दोनों यंग हैं, लगभग एक ही एज के हैं, ठीक है, अब बताएं कौन क्या है, कौन बॉस लग रहा है? लड़का बॉस लग रहा है, लड़की क्यों तुम्हें इंटर्न लग रही है? एम्प्लॉय एंड मैनेजर, एवरीबडी सेइंग एम्प्लॉय मैनेजर। भाई लड़की ने कॉलर वाली ड्रेस पहन रखी है। नाउ विल कम ऑन फ्रॉम बॉयज चेक्स टू गर्ल्स ड्रेस अटायर। स्लीवलेस इज अगेन नॉट फॉर्मल, ठीक है। आप जब कोई कॉर्पोरेट मीट्स होती हैं, ठीक है, हम लोग इनफैक्ट मेक श्योर करते हैं दैट वी वेयर फुल स्लीव्स, नॉट बिकॉज अगेन कोई कोई वो मेंटालिटी नहीं है, बहुत बहुत ब्रॉड माइंडेड है, तुम पीएफसी के इवेंट्स में आओ तुम मिनी स्कर्ट्स पहन के आओ, इट्स ओके। एंड फॉर द बॉयज आई टेल देम फ्रीक्वेंटली दैट गर्ल्स आर द लर्निंग सोर्स देयर, क्योंकि अगर हम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और वीकेंड्स पे कोई लड़की अगर मिनी स्कर्ट पहन के आ जाती है और एक लड़के का आईब्रो भी उठ जाता है ना, तो अगले दिन उसकी छुट्टी, निकलो कंपनी से बाहर, because you do not deserve to be there in the company, right? So herein बात वो नहीं है, we are being very broad minded, है ना। लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हाउ डू यू विजुअलाइज समबडी? हमने कोई स्लीवलेस ब्लेजर्स देखे हैं क्या? नहीं ना। सो फर्स्ट थिंग, भले बॉयज हो भले गर्ल्स हो, ठीक है, फुल स्लीव्स इज फॉर्मल, हाफ स्लीव्स वाली शर्ट फॉर्मल नहीं होती, ठीक है, स्लीवलेस बिल्कुल फॉर्मल नहीं होता। सो देर आर फ्यू थिंग्स, दो लुक एट दिस शर्ट द गर्ल इज वेयरिंग, दो वो शर्ट जो उसने पहनी है दैट लुक्स लाइक अ प्रॉपर कॉर्पोरेट शर्ट, कॉलर भी है, मटेरियल भी प्लेन है, कोई डिजाइन विजाइन नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द स्लीवलेस पैटर्न इट लुक्स लिटिल लेस फॉर्मल। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मैं रोज ऑफिस में ब्लेजर पहन के जाऊंगी, और मैं उदयपुर की मई जून की गर्मी में तो मैं रोज ब्लेजर पहन के आ भी नहीं सकती ऑफिस में, not practically possible। I am talking about certain crucial events in your life, like campus placement जब हो रही है, like आपका कोई प्रेजेंटेशन है क्लास में, ठीक है। तो ऐसा मैंने आपको क्या बोला, जीएमसीएस की ट्रेनिंग में 2 बार ही मैंने ब्लेजर पहना। जीएमसीएस की ट्रेनिंग हमारी 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो 28 days आई वॉज नॉट वेयरिंग ब्लेजर, राइट। सो इट्स नॉट दैट एवरी डे यू हैव टू वेयर फॉर्मल, बट ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी अ लाइन वी हैव टू ड्रॉ कि मेरे को इस तरीके से ड्रेसअप होना है, सो दैट एवरीबडी स्टार्ट्स लुकिंग अप एट मी एज अ मैनेजर। आप कंपनी में घुसते हो, आप माइंडसेट बना लेते हो, ठीक है। ऐसा कभी पेरेंट्स के साथ हुआ, मम्मी पापा में किसी के साथ कोई घर पे आया हो, बोले जाओ घर के मालिक को बुला के लाओ? हुआ है क्या? नहीं।
ऐसा ऐसा बहुत जनों के साथ हो रखा है, जहाँ पे किसी के कोई घर का मालिक लिटरली गया और सामने वाला गेट पे बोलता जाओ घर के मालिक को बुला के लाओ, अज्यूमिंग, क्योंकि बट दैट्स आवर होम, ठीक है, उस स्पेस में हम इंट्रूड भी नहीं करेंगे, वो आपका घर है, उसमें आप जैसे जिस कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो रह सकते हो, बट बाहर एक इमेज क्रिएशन होता है, राइट? वन ऑफ माई ट्यूटर्स, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हर ऑल्सो, माई स्कूल ट्यूटर्स ने एक छोटी सी बात कही थी, विच वॉज जस्ट अ कैजुअल डिस्कशन, उनका कोई मॉर्निंग में एक्सपीरियंस रहा होगा तो क्लास में आकर डिस्कस किया था कि टुडे आई वेंट डाउन टू बाय सब्जीज, सब्जी वाला ठेले वाला आता है, तो आई वेंट डाउन टू बाय सब्जीज इन ग्रोसरी, एंड देन देयर वाज दिस लेडी हु केम डाउन इन गाउन, नाइट गाउन। अब हमने अपने आसपास बहुत लेडीज को देखा है, हाउसवाइफ होती है, नीचे ही आ गया ठेले वाला, गाउन में ही है, नीचे आ जाती है, बट मेरे ट्यूटर जब जो उनका रिएक्शन था, बोले दिस इज अनएक्सेप्टेबल, मतलब आपका घर में जो है वो है, लेकिन नीचे यू आर क्रिएटिंग अ पब्लिक इमेज, विच इज सो राइट। आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आपकी पब्लिक इमेज क्रिएट होती है, राइट? सो घर में जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन, जो मैं पहले घर जाऊंगी, आई नीड टू गेट इन टू माई पजामाज, बिकॉज वो फीलिंग ही नहीं आती कि घर पे है ना, लेकिन आई वुड नेवर स्टेप आउटसाइड माई होम इन पजामाज, राइट? तो यहाँ से प्रोफेशनल और एक नॉन प्रोफेशनल में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एक डिवाइड क्रिएट हो जाता है, कि जो प्रोफेशनल है विल नेवर नेवर टेक थिंग्स वेरी कैजुअली, ठीक है, especially the corporate meets and all. And why we are telling you this, that because we'll have a task for you in the coming month, जहाँ पे आपने presentations देनी है, जहाँ पे आपने सेशंस लेने हैं, तो वहां पे आप ये एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं ब्लेजर नहीं पहन सकते बिकॉज आई एम स्टूडेंट, व्हाई नॉट? तुम्हारे सबके इंस्टा आईडीज देखे हैं मैंने, फेसबुक पोस्ट देखे हैं, तो एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव लहंगास पहन के घूम रहे होते हो, मतलब उसका आधा कॉस्टिंग भी नहीं है ब्लेजर। So this is something which is indispensable part and you have to get this. Okay, we'll come on to one more maybe a kind of a game again. यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, ठीक है, और आपको इस पिक्चर्स में से वापस गेस करना है कि इनका प्रोफेशन क्या है, एंड वील अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द कंट्री एरियाज ऑल्सो। कुछ कंट्री में एक ही प्रोफेशन में कुछ अलग ड्रेसिंग होती है, और उसी प्रोफेशन में किसी और कंट्री में कुछ अलग ड्रेसिंग होती है। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंट्री कोड्स, है ना? हाँ जी, ये पुजारी इंडियन है, पुजारी है। यार ऐसे ना बहुत जने मुझे एग्जाम हॉल में भी दिखते हैं, और ऐसे बहुत जने मुझे पहले दिन ऑफिस में भी दिखते हैं। आपने देखे हैं ऐसे लोगों को? आपने देखा ऑफिस के फर्स्ट डे घर से टीका लगा के निकले, एग्जाम हॉल में बड़ा बड़ा टीका ऊपर तक, जहां तक लगता है घर के सारे जनों ने एक एक करके टीका लगा दिया। चलो एग्जाम हॉल इज ओके, मैं तो बोलती हूँ एग्जाम में तो तुम्हें जितना अंधविश्वास पालना है पाल लो, कोई बात नहीं। अगर मुझे ये थॉट या ये बिलीफ कि ये टीका लगाने से मेरा एग्जाम अमेजिंग रहेगा तो करो, मैं तो बहुत अंधविश्वास, मेरे पास एक छोटी सी गणेश जी की आइडल थी, अभी भी है, उतने साल से पड़ी हुई है मेरे पास। मुझे ऐसा लगता था कि एक हाथ में उनको रखने से मेरा एग्जाम जब पेपर छूट रहा होता तो मेरा पेपर हो जाता टाइम में। दैट वाज माय बिलीफ, एंड ट्रस्ट मी, उससे और उल्टा स्पीड कम हो जाती, क्योंकि मेरा एक हाथ काम का ही नहीं रहा ना, मैं एक हाथ में तो वो आइडल पकड़ के बैठी हूँ। बट आई डिड इट ऑल थ्रू माई एग्जाम्स, बिकॉज आई नो पहला चीज जो मुझे एग्जाम में चाहिए वो मेरा मेंटल कॉन्फिडेंस। अगर कोई कलर पहनने से, अगर कोई तिलक लगाने से मेरा कॉन्फिडेंस आ रहा है, व्हाई नॉट, राइट? लेकिन यू कैन नॉट डू दिस इन ऑफिस। जब तक कोई चीज आपकी लत नहीं बन जाती तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपकी लत बन गई कि अब तो मेरे को तो टीका लगाना ही है, राइट? सो यू गोना वर्क विद मल्टीना, देयर इज नथिंग रॉन्ग, सबकी रिलीजियस बिलीफ होती है, एंड आई रिस्पेक्ट एवरी काइंड ऑफ बिलीफ, राइट? बट मैं बोलूं, जब आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, है ना, आप किसी रिलीजन को फेवर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट क्रिएट एनी रिलीजियस बायसनेस, है ना? यू आर यू, मतलब अगर मैं किसी मल्टीनेशनल में काम कंपनी में काम कर रही हूँ तो मैं ना हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। हमारे वर्ल्ड में इतने लोग हैं डिवाइड क्रिएट करने के लिए, लेट्स नॉट बी अ पार्ट ऑफ देम, है ना? हमको यहाँ पे सिर्फ क्या होना है, हमको हम होना है, राइट? सो पुटिंग एनीथिंग, लाइक मैं बोल रही हूँ, इवन आई वेयर अ ब्लैक थ्रेड, दिस इज माई हैबिट, बट आई वुड नॉट शोकेस इट टू सम प्लेस जहाँ पे बहुत ही अपेरेंटली विजिबल हो, है ना? तो
तिलक लगा के ऑफिस में जाना, स्पेशली फर्स्ट डे ऑफिस, डोंट डू दैट गाइस। इंटरव्यू में आ जाते हैं यार, कैंपस इंटरव्यू में आ जाते हैं, मम्मी ने घर से दही खिला के भेजा, तिलक लगा के भेजा, अरे इंटरव्यू में यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों क्यों नहीं कर सकते हम। देखो कंपनीज, अच्छी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज का माइंडसेट क्या होता है कि मुझे मेरे पूरी टीम में हर कम्युनिटी का बंदा चाहिए। इवन आई एम वेरी स्पेसिफिक व्हेन वी हायर पीपल, वी फील कि हमको हर कम्युनिटी का बंदा चाहिए। उसका रीजन मैं बताती हूँ। हर कम्युनिटी की अपब्रिंगिंग और माइंडसेट में डिफरेंस होता है, विच इज, आप ध्यान से देखो तो विच इज अ पूल ऑफ रिसोर्सेस। अगर मेरे पास एक कोई बंदा है जो हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक ईसाई है, तो अगर मैं टीम मीट में कुछ भी एक आइडिया लेकर आती हूँ, तो वो आइडिया चारों पॉइंट ऑफ व्यू से असेस हो गया, नहीं यार ये नहीं है, वो सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमने सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई मेरे को तो कस्टमर तो मुझे हर जगह का चाहिए, मैं थोड़ी ऐसे बोलूंगी ये वाले रिलीजन का कस्टमर मुझे नहीं चाहिए, और अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो आई एम नॉट अ बिजनेस पर्सन, राइट। तो मैंने वो आइडिया हर पॉइंट से स्कैन करवा लिया, इजंट इट। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है दैट यू गेट द स्कैनिंग डन। अगर मेरी कंपनी में हर रिलीजन का बंदा है, तो मेरे को ये भी चाहिए कि वो लोग पीसफुली साथ में टीम वर्क करे, कोऑर्डिनेट करे, काम करे। अब अगर एक बंदा इतनी अपेरेंटली अपनी रिलीजियस बिलीफ डिस्प्ले करके इंटरव्यू में आ जाता है विदाउट थिंकिंग अबाउट हु द इंटरव्यू इज गोइंग टू बी, राइट, तो ये तो यार डिवाइड क्रिएट करेगा कंपनी में। दिस इज द माइंडसेट विद द इंटरव्यूअर हैज, ये डिवाइड क्रिएट करेगा। तो जब आप किसी, मैं आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि हमारे लिए एक पहला इंटरव्यू अटेंड करना एक नर्वसनेस वाला जोन होता है, जहाँ पे हम घबराए हुए होते हैं, जहाँ पे हमें बोला जाता है यार ये नारियल चढ़ा दो, ये कर देना, वो कर देना, तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, या आप कहीं दरगाह में माथा टेक कर आना तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। वो सब करो जो करना है, लेकिन डोंट मेक इट वेरी अपेरेंट ऑन योर फेस व्हाट इज योर रिलीजन, ठीक है। अच्छा प्रोफेशनल वही है जिसको देखकर पता ही ना चले कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्योंकि वो है नहीं, क्योंकि वो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक प्रोफेशनल है, उसके बाद वो एक ह्यूमन बीइंग है, और उसके बाद रिलीजियस बिलीफ तो रास्ते हैं, सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं लास्ट में, है ना। सो जस्ट मेक श्योर दैट दिस इज समथिंग विच इज नॉट देयर। अच्छा ये कौन है? हम्म, अरे वाह, लेकिन ये कौन लग कौन रहे हैं आपको, जिनको नहीं पता? कोई बड़े, ओहो जेफ, बहुत जनों ने आइडेंटिफाई कर लिया, क्या बात है, बड़े फॉलोवर्स हैं, है ना। पर बड़े बिजनेसमैन लग रहे हैं, ऐसा क्या हुआ जो बड़े बिजनेसमैन लग रहे हैं? द टाई, कोट, शर्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल वुड ओमिट टाई। गर्ल्स के केस में, हाँ बस 5 गर्ल्स के केस में, अब ओके यू कैन डू अवे विदाउट अ टाई, बट यू नो फॉर्मल शर्ट ब्लेजर विल डू, राइट ना। अनदर थिंग, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, बहुत ही अपेरेंट फिजिकल फैक्ट है, ठीक है। बॉयज के केस में, काफी सारे बॉयज के 30s में आते आते दे स्टार्ट हैविंग दिस, अभी तो बिकॉज ऑफ द फूड एंड ईटिंग हैबिट्स एंड एवरीथिंग, इवन अर्ली 20s में दे स्टार्ट लूजिंग देयर हेयर, ठीक है। बट they try to retain whatever is there, little bit of it. I remember, I know somebody इन माई एक्वेंटेंस, देखो हम लोग का इमोशनल अटैचमेंट होता है, इवन आई एम रियली अटैच टू माई हेयर, एवरीबडी इज अटैच टू द हेयर एंड अदर बॉडी पार्ट्स, बट हम लोग का एक कोई नोन है, उनके ही स्टार्टेड लूजिंग हिज हेयर, तो हेयर लाइन पीछे जाने लगे। तो तो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग वाज, उन्होंने अपने बाल बढ़ाना चालू कर दिया, उन्होंने चोटी रखना चालू कर दी कि भाई जितने भी हैं उतने मैं ना कट पाऊं। बट आई थिंक दिस लुक्स मोर क्लासी, isn't it? This looks more classy. Why do you want to? नहीं है, ठीक है, like you can flaunt whatever you have. आपके हर physical feature is respectable physical feature. Just flaunt whatever you have. So look at the way, the kind of confidence he has. क्या आपको लग रहा है इनको बालों की जरूरत भी है? नहीं नहीं। So first and foremost thing, don't एवर अंडर एस्टिमेट योर फिजिकल फीचर्स। और यहाँ से लेकर कुछ सालों बाद तक, स्पेशली coming 20 years, you will see a lot of physical changes because of the kind of eating habits we have, kind of nutrition we get right now nowadays. कुछ जनों के बाल वाइट हो जाते हैं बहुत अर्ली एज पे, कुछ जनों के हेयर फॉल हो जाता है, कुछ के बाकी इश्यूज आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, whether you are fat, whether you are thin, extra thin, whatever, just be confident in your own skin, ठीक है।
मैं आपको किसी को नहीं कहूंगी दैट यू मे बी लूज वेट और डू समथिंग और लुक ब्यूटीफुल, नहीं, ये एजेंडा ही नहीं है हमारे आज के सेशन का। हमारे आज के सेशन का एजेंडा ये है दैट यू बी कॉन्फिडेंट in whatever God has blessed you with and really blessed you with, right? So यहाँ पे if you see, look at the way he's dressed up, look at the way he's presenting himself, I don't think so he needs anything else। ना तो कुछ एक्स्ट्रा बाल की जरूरत है ना किसी और चीज, एंड देखते से ही लग रहा है कोई बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी, राइट? दिस क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। चले, ये प्रोफेशन तो हमने गेस कर ही लिया था, ठीक है। ये देखें, अभी मुझे बिजनेसमैन लग रहे हैं, जिनको पता है उनको पता ही क्या है, कौन है ये सब? पॉलिटिशियंस है ना, पॉलिटिशियंस है। ये कहाँ के पॉलिटिशियंस है? हाँ, ठीक है, तो बाहर के पॉलिटिशियंस है, राइट? ये तीन तो सीधा सीधा यूएस के ही हैं। सो कमिंग बैक टू आर पॉलिटिशियंस, अरे अरे, चलो इनको भेजते हैं वापस। हाँ, ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं। लुक एट द डिफरेंस इन द ड्रेसिंग देयर पॉलिटिशियंस एंड आवर पॉलिटिशियंस है। फिर एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, जैसा देश वैसा बेस, राइट? सो आप अपने किसी पॉलिटिशियन को इमेजिन करेंगे ड्रेसिंग अप समथिंग लाइक दिस? नहीं, वोट बैंक नहीं आएगा। तो मतलब सोचो, तुम्हारे वोट बैंक के लिए वो लोग कपड़े भी सोच समझ के पहनते हैं, है ना? यानी अब देखो, राहुल गांधी claims to be a person who's got his MBA degree from foreign university, वापस आए हैं। He could have brought the change। अब मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ you can bring a change। When I started teaching initially उदयपुर में, I remember जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी फ्रॉम यूएई मैंने काफी सारे टीचर्स को देखा, वो लोग कुर्ती साड़ीज यही पहनते थे। मेरे को बड़ा प्रॉब्लम हुआ साड़ी तो अपने से कभी हैंडल हुई नहीं, और कुर्ती पता नहीं, आई वाज नॉट रियली कंफर्टेबल। इनिशियली आई ट्राइड एक्सपेरिमेंटिंग, आई रिमेंबर शॉपिंग अ लॉट, एंड देन इनिशियली आई एंडेड अप नॉट वेयरिंग देम। आई वाज लाइक नो, आई विल वेयर व्हाटएवर आई वांट टू, आई विल क्रिएट माय ओन आइडेंटिटी एंड दैट्स इट, ठीक है। बट ऑफ कोर्स आई कैन नॉट वेयर माइक्रो मिनीज टू वर्क, कैन आई? नहीं। तो यहाँ पर शुरुआत में द इम्पोर्टेंट थिंग इज जैसा देश वैसा भेष। अगर अगेन दिस इज वन पॉइंट विच आई हैव नोटिस इन मेनी मेनी स्टूडेंट्स ऑल्सो। कई बार हमारी कॉर्पोरेट मीट्स होती है, ठीक है, और कॉर्पोरेट मीट्स आर जनरली फॉलोड बाय कल्चरल नाइट्स, ठीक है। तो अब कॉर्पोरेट मीट्स में भी ब्लेजर पहन के आ जाएंगे, कल्चरल नाइट में भी ब्लेजर पहन के आ जाएंगे। भाई कल्चरल नाइट है एंड देयर इज अ थीम प्रोवाइडेड, इफ देयर इज एन इंडियन थीम ऑफ द कल्चरल नाइट, रिस्पेक्ट दैट फैक्ट, ठीक है। इवन इफ यू डोंट लाइक वेयरिंग इंडियन स्टफ मच, लेकिन आप किसी शादी में जा रहे हो तो किसी शादी के रिसेप्शन पे यू कैन नॉट गो विद the blazer and shirt and everything, although I have done this goof up a couple of times because मैं सीधा काम से पहुंची हूँ, but otherwise we'll never do that goof up, right? So one important thing is to be there in that particular place, there in that particular space। आप कितनी बार मल्टीनेशनल कंपनीज में हायर होते हो, और हायर होने के बाद देर आर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल नाइट इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। क्योंकि सारी मल्टीनेशनल कंपनीज कोशिश करती है कि हम ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करें जहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन हो एम्प्लॉय से, क्योंकि वैसे तो काम से काम की बात होती है, ऐसी मीट्स में हम लोग का कैजुअल कॉन्वर्जेशन होता है। एंड देन दे बेसिकली कन्वे अ थीम बहुत सारी जगह पर, है ना? आपके फ्रेंड्स भी कई बार कुछ पार्टी रखते हैं और थीम बोलते हैं, ठीक है। एंड देन देयर आर फ्यू पीपल हु एंड अप इन दैट थीम एंड देयर आर फ्यू पीपल हु डू नॉट एंड अप इन दैट थीम, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ये चीज क्या दिखाती है। अगर मुझे सुहानी ने अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया और उन्होंने कहा कि मैम थीम है इंडियन, मैं तो फिर भी, मैंने कहा मेरे को तो कोई मतलब नहीं, मैं तो फिर भी वेस्टर्न में चली गई, राइट? इट शोज माई रिस्पेक्ट फॉर द होस्ट। इतनी मतलब इतनी छोटी चीज जो आपको छोटी लग रही है, इट कन्वेज सो मच। इट शोज माई रिस्पेक्ट फॉर द होस्ट कि मैं कितना उसको रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर मैं उसको लिटरली रिस्पेक्ट करती हूँ एंड मैं उसको लाइक एज अ मार्क ऑफ माई रिस्पेक्ट आई विल फॉलो द थीम। बट इफ आई डू नॉट रिस्पेक्ट दैट पर्सन आई विल खली वाले, मेरे को तो जो पहनना है मैं वही पहनेंगे, right? So these are the small things which corporate gatherings really cherish about you। तो ये ऐसा कोई नहीं है कि मैंने इंटरव्यू क्लियर कर दिया और मैं पहुंच गई कंपनी में, अब हो गया सब कुछ, आगे भी तो जाना है। आगे प्रमोशन चाहिए, सीईओ की पोजीशन तक जाना है, कल को तुम प्लान करोगे ये सारी चीजें। सो यहाँ पे यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नीड टू रिस्पेक्ट वट एवर थीम इज, whatever theme is there, right?
बीट इंडियन वेस्टर्न whatever, हम लोग ने ऐसे ऐसे लोग देखे हमारी इनफॉर्मल मीट्स में, who are at managerial position, finance heads, marketing heads. And if there is a corporate meet, if there is a Diwali party, like I have worked with organization जहाँ पे हम लोग मस्ती मस्ती में गोरे बोलते थे उनको, लेकिन ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन, और उनको बोलेंगे इंडियन थीम है दिवाली पार्टी की, वो लोग लेकर आएंगे कहीं से कुर्ता पजामा, उनके ऑफ कोर्स वी आर नॉट क्लूलेस अबाउट दिस कि उनके वार्डरोब में नहीं होगा, बट दैट इज अ रिस्पेक्ट फॉर दैट ट्रेडिशन, फॉर दैट पार्टी, फॉर दैट होस्ट हु इज ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर थिंग। जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम होस्ट एम्प्लॉइज होते थे और वो मैनेजर्स हैं, तो कुछ भी पहन के आ सकते हैं। सो दे आर स्मॉल थिंग्स व्हिच मेक अ बिग बिग डिफरेंस, right? So I, without taking much of your time now, I would like to hand over the session ahead to Anand sir, who's gonna give you more brief about the presentation skills. तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया about the way you dress up, the way things are there, upfront presentation के बारे में. Anand sir is also part of PFC team. I am really honored to have him here. So today he's made it up to Udaipur, and he has been associated with PFC for the communication skill sessions, right? हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ब्रश्ड अप होने चाहिए. सो ही विल बी गिविंग यू एन इनसाइट अबाउट द प्रेजेंटेशन स्किल्स फर्दर. सो आनंद सर, ओवर टू यू. Okay, all right. Thank you so much. And once again, I'm delighted to see so many bright and smiling faces. I'm not sure if a few of you have heard me before speaking. Have you? Okay, all right. A few of you, of course, yes, have. And I hope that many will be listening to me for the first time. And I hope that these communications will end up perpetually. So, presentation and articulation skills, that I believe was the topic for today's session. uh, One of the most important aspects, the way I look at it, is to break the stereotypes, to break the myths. Whenever we listen to the specific word presentation skills, we have this sort of an imagination in our heads that there is this guy sitting in front of an audience giving a lecture on a specific topic with a projector like this, and his hands and legs moving apart and showing some sort of body language and personality development skills. So that's the perception that we have, which is the first step I would believe that we need to break. So it's not only a guy speaking on a specific topic on a stage that creates his or her personality. It's us in our everyday and day-to-day lives, in our overall communications that we end up having with our families, with the corporate professionals, with our colleagues, with our associates, with our deputies, and even with our teachers, for that matter, with our friends. That's the kind of personality that we have. Now, there are so many classifications on the basis of which you can bifurcate an individual's personality. Like I'll try and bifurcate them on two large bases. So it's positive and it's negative, right? So positive or very friendly personality. I am sure that we all must have encountered that there are a few people in our lives. When we meet them without any reason, we tend up being happy. We are delighted. There is no reason. You might be sad about something that may have gone wrong on that specific day, but you just met one of your good friends and you spoke to them. Uh, the topics that you discussed may not be considering on that very topic for which you're sad about, but still you end up being a bit more happy, a bit more relaxed. Now, how exactly that happens? Only because of the other person's aura, his personality. That's what impacts you, and that is exactly what we're talking about: presentation and articulation skills, the way he presents himself to the outer world. So that's one of the stereotypes, one of the many stereotypes that we need to break, and something which we can only learn and adapt, if you're practicing it every day. This is not something bookish that we can simply mug up, and we can, it's not a question that we need to answer in one specific way. The best part is that we all have it, and the second best part is that we can all change it. So we all have our own personalities, right? We may not feel our personalities the way others perceive it, but others, our friends, the ones who are actually observing us, they are the ones who can speak better about our personalities the way we can. Like, I'm not sure about mine, but I'm sure if I'll take feedback from each one of you after the conversation ends up, I'm sure each one of you will have at least one sentence. And surprisingly, many of you are going to have the common statements, which means many of you might have observed one specific aspect of the overall personality that I have, which I may not be aware of. So that's the best part, that this is something that all of us are having. And the second best part, as I already said, is something that we can all work on. Now, how exactly can we work on our presentation skills?
Well, it's again, as I said, personal as well as professional lives. So we need to work accordingly. Communication is a very important aspect. I would say one of the very crucial ingredients that we need to have, especially when it comes to sort of displaying and showcasing the real persona that we carry and that we wish to carry. Now, this is one such skill that we cannot imitate, even if we try. Like actors, they try and imitate a specific character, but if you give one character to two different actors, you'll see that they'll play it differently. Even if it is the same character, same storyline, they'll still act differently. So one cannot fake it. That's one aspect of it. One can certainly develop it. And to develop a specific persona, something that you would really want to carry on ahead in your lives, it takes practice and it takes conscience. And how do we do it? We do it by having conscious communications. So I was speaking about this topic a few days back. So one of the most important aspects, one of the most, again, I would say stereotypes, is that even if we are talking to someone about any topic for that matter, be it in our friends or groups or students among themselves, then we can easily observe that while we are talking about any random topic, half of our mind is somewhere else, right? It can be anywhere. It can be, like the fixed deposit that I have is about to get matured, right? It's just an example. It's about neighbor, like someone said something really nasty to my pet dog, right? It can happen. It usually happens. Now I am talking to you, and I'm talking to you about something that is very serious for this communication to happen. But then I am also thinking that someone is calling me continuously, right? So that's how your mind ends up bifurcating. But that's where you need to make sure that any distraction does not essentially end up distracting you away from the topic. I'm equally concerned, like I'm not sure who the person is calling me. Trust me, I am concerned about this. But that's one part of the brain, and you will have to train yourself to focus on the very conversation, because it barely takes a couple of seconds gap and the entire communication cycle will break. Like imagine if I take a break of 5 seconds, trust me, the cycle that is happening right now would break, and it will be next to impossible for me to bring back the chain on the very same track. That's why conscious communication is really important. Try doing it. This is one such trick that we all may implement, and it's free of cost. So it doesn't really cost us anything. So from today onwards, now, let's say for example, next 48 hours, whatever communication we are having with whosoever doesn't really matter. Even if you're asking, taking permission from your dad to go out on a Sunday evening, right? Still make sure that you're very much present on the very permission that you're trying to seek, and that you're not ending up getting distracted thinking about the Sunday weekend, which doesn't really exist on the Saturday, right? My point over here is to make sure that each one of us, when we are trying to communicate on any topic in particular, is just that we are overall present over there. And then you'll observe that once we are within the aura of the very communication happening, our body, our mind, and the aura around ourselves would end up complementing the very conversation, right? So if I am using my hand, if I'm doing something on the specific bench, trust me, it's not my intention that I'm doing it. It happens. And this is also a way of communicating with you all. This is something which normally people call as body language, right? That's the body language. When a speaker is up on stage, and if he's literally standing freezingly and he's not moving at all, then you might end up saying that okay, he is perhaps a bit nervous. So that's why what speakers usually do in most of the public speaking lectures, and I'm sure that YouTube is filled with all such videos, you'll end up seeing that they usually take a very short and quick walk around the stage. They try to cover as much space as possible. That's a part of public speaking though, but that is also a part of presentation skills. Now, next point is articulation skills. I mean, it's a combination. These skills are not completely, different. It's not as if you're going to master presentation skills without learning anything about public speaking. It's not as if you're going to be a really good public speaker without knowing anything about articulation skills. These skills do work in complement. If you're learning one part, then the second part will come to you naturally. It's just that you will have to train yourselves, and this is a continuous process. If you expect to attend a session, for example, 2 4 hours, and then you think that okay, everything will happen, then it doesn't really work like that, because it's you who need to work more than the one who is guiding you to do so, right? And this is what's one such thing that will happen to you, that will develop in you, but it will take some time and it will take a lot of practice. So that's one thing when it comes to articulation skills. So uh,
when I came over here and I was being told that this is a specific topic for which we need to conduct this session. So I was initially unprepared. I was not sure that what exactly am I going to say or how exactly am I going to communicate to you all over here today. But then certainly I knew the intention, the purpose that I have. So the intention is to apprise you about the specific module on which we are going to have a 2 days intense session. And the purpose was to again enhance this understanding within each one of us that communication plays a very important role in our lives, and that presentation and articulation is just an extension to it. But this is not the limit to it. I know in legal language, then there are so many drafts where it mentions that a specific topic includes but is not limited to the following. So just like that, communication skills include, but then they're not limited to presentation skills, articulation skills, command over the language. And when I say language, I'm specifically meaning English over here, because that's the one language that connects us all together. One such common medium of communication. So for that, I mean, with PFC, we're planning to have a session on December, I believe, 10th and 11th. Saturday and Sunday. It's going to be 2 days intense program. I believe details can be given to you by the team at PFC. You can certainly communicate with them. But our intention and this specific program is to apprise you all about presentation and articulation skills, which will constitute elements of public speaking. So things that you have in your mind about a guy up on stage giving a presentation will certainly be there. And the best part is that it's going to be practical. This is something which you cannot theoretically master. This is something that you will have to practically experience, and that there's a lot of difference between each one of them, right? So when these training sessions will happen, all the participants would certainly get an opportunity to come and present something up on stage in front of others, because we need to break all the myths and all the stereotypes and the very hesitation that exists within each one of us. The only way to fight those hesitations is to literally fight it practically, not theoretically. Theoretically, I might say that, okay, this is the way in which you should walk. That should be your rate of speech. That should be the accent. That should be the voice modulation, right? All these things can be theoretically, you guys can know about it. And anyways, internet is filled with many required and unrequired information. So you may certainly go through all each one of them. But when you practically experience it, right, and you know that you are being tested on various grounds, and you will get to know that you will be tested on all these grounds, which will make you a bit more conscious about your communication. So I'm not asking you to be conscious, I'm not asking you to be nervous. All I'm saying is to be conscious about the very communication that you're going to establish with your audience, and how exactly it works, and how exactly you're supposed to move, how exactly you're supposed to play with your voice, how exactly are you going to sort of modulate your voice. These are the various skills that we would be learning over here, which I'm very sure is going to be immensely beneficial for each one of you, not only in your professional lives. Of course, it will be very important in your professional lives, but it will certainly enhance the experience that you're going to have in your personal lives as well, right? So with that, I am being told that the session was till 5 p.m., so I won't be taking much of your time. It's a lovely Saturday evening, and I really thank you all for gathering up over here. Have a lovely Sunday ahead. And for any information that you wish to have, if you wish to know, I am perpetually available. You can reach out to me through PFC team, of course. Okay, all right. Yeah, thank you so much. I can. Or shall I end it? Or no? Okay, all right. So, thank you, Anand sir, for the wonderful insight over the session. I have posted a link in the comment section. One second. I hope you all are able to see the link which I posted in the comment section. Yeah, that's a link. Okay, this is the link to register for the course which Anand sir was exactly talking about. So if you are interested to register, because we are planning to start this course live, तो आनंद सर would be coming down to Udaipur for this course. तो live भी है, online का option भी available है in case you are not in Udaipur and you want to join it online. So this is gonna be conducted over weekend. तो हम लोग 8 hours course, right Anand sir? It's an 8-hour course and we are planning to have it on 11th and 12th December. 2 दिन जो है वो ये course पूरा चलेगा. So the people who are interested to join in, kindly click on the link and register yourself for the course. Also मैंने आपको बताया था कि 24th और 25th को हमारा मेगा इवेंट है which is
the annual fest, and we have come up with the name also, which is Perfectia. All thanks to Ashwin sir for the wonderful name. So it's gonna be Perfectia 2021, and we hope that this goes on forever. 24th and 25th December, है ना? ये 2 दिन आप पहले तो अपने कैलेंडर में ब्लॉक कर लें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, PFCNs हैं, उनको बोले। प्लस हम लोग यहाँ पे कुछ कमिटीज फॉर्म कर रहे हैं। सो आज एग्जैक्टली जो हमारा पर्पस था was formation of the committee. So I'm just presenting in front of your screen the kind of committees we are looking in for. ठीक है? और जिनको भी volunteer करना है, and I advise this is kind of a management training you are getting, है ना? ये छोटे छोटे events जो होते हैं, आपको भी नहीं पता कि आप कितनी चीजें सीखते हो। तो I advise that you come forward, participate, utilize your skills in this. So I'm just opening up one Excel sheet to give you the detail of the committees. So the first committee we have इज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का काम पूरा इवेंट के टाइम पे रहेगा। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंटर भी अश्विन सर हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद वेरियस इवेंट कमिटीज, क्योंकि बैक टू बैक इवेंट्स होंगे तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मेक श्योर करना है कि सारे इवेंट्स टाइमली हो, उनकी प्रेपरेशन और उनकी जो टीम इवेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करें कि उनका टाइम आ गया उनके इवेंट का और सारी उनकी प्रेपरेशन हो जाए। राइट, सो दिस इज द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। द सेकेंड कमिटी वी हैव इज ओपन माइक कमिटी। ओपन माइक कमेटी ऑन 25th दिसंबर हमारा ओपन माइक इवेंट है। काफी जनों ने पहले से अटेंड कर रखा है। ओपन माइक इवेंट हम हर साल कराते हैं। इसका पर्पस ये है कि वी वांट टू गेट दैट स्टेज फियर आउट, है ना? क्योंकि आपको कहीं पे भी जाना है, कुछ भी काम करना है, टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होने चाहिए, माइक फ्रेंडली होने चाहिए। सो ओपन माइक में एवरी स्टूडेंट is compulsorily required to participate and कुछ ना कुछ उनको बोलना है माइक पे, beat a poetry or sing a song or whatever, but this is something which is mandatory part of it. Okay, then उसके बाद वी हैव अनदर। तो ओपन माइक कमेटी का क्या काम होगा? ओपन माइक कमेटी का काम है सारे स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करना, पार्टिसिपेशन लिस्ट लेना, पता करना कि वो लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं। सिंस वी आर प्लानिंग टू गिव अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी, तो हर स्टूडेंट को एक मैक्सिमम टाइम लिमिट हम देते हैं, विच इज 2 से 3 मिनट का जो टाइम लिमिट होता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो एक बजर रहता है जो हम इस ओपन माइक सेशन में रखते हैं अपने पास। तो जैसे अगर पार्टिसिपेंट के 2 मिनट क्रॉस हो गए तो बजर प्रेस करते हैं, विच इज 1 बेल रिमाइंडर कि आपका टाइम खत्म हो रहा है। 2.5 मिनट क्रॉस हो गए, 2 बजर, 3 बजर के बाद भी अगर बंदा नहीं उतरा तो माइक ऑफ कर देना। दिस इज द पावर ऑफ ओपन माइक कमिटी, है ना? क्योंकि कुछ कुछ जने होते हैं जो बहुत बोलते हैं हमको स्टेज फियर, फिर जाते हैं माइक पे नेता बन जाते हैं। राइट, तो बाकी जनों को मौका नहीं मिलेगा बोलने का। सो दिस विल बी द टास्क ऑफ ओपन माइक कमिटी, कोऑर्डिनेट करना, सीक्वेंसिंग करना, है ना? नेक्स्ट वी हैव द थर्ड कमिटी। सो पूरा ओपन माइक इवेंट 25th मॉर्निंग में होगा, 10 o'clock से लेकर 1 o'clock के बीच में। इसमें सम अप करना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन वी हैव अनदर कमिटी विच इज स्पोर्ट्स कमिटी। सो 24th मॉर्निंग में वी आर हैविंग सम सेशंस। जब हमारा फेयर बिगिन होगा तो कुछ सेशंस होंगे एंड उसके साथ साथ कुछ इन बिटवीन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगे, छोटे छोटे इवेंट्स होंगे। राइट, वो क्या छोटे छोटे इवेंट्स होंगे, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है, पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, मेक श्योर करना कि वो इवेंट्स टाइमली हो जाए, 1 बजे तक सारे इवेंट्स सम अप हो जाए, उनके प्राइजेस अरेंज करना। यू डोंट हैव टू, यू जस्ट हैव टू टेल अस द लिस्ट ऑफ द प्राइजेस यू नीड, एंड फेलिसिटेशन सबका 25th को होगा। तो जस्ट मेकिंग श्योर दैट द विनर्स का पूरा लिस्ट अपडेटेड है, उनके प्राइज अरेंज्ड है, उनका सर्टिफिकेट्स अपडेटेड है, वो सारा इस कमेटी का काम होगा, स्पोर्ट्स कमेटी। इसका इवेंट जो है वो खाली 24th मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा। जैसे ये 25th का भी 10 से 1 था, ठीक है, एंड देन दिस इज कमिंग टू बी 10th। ठीक है, ये भी 10 से 1 है। डन। नेक्स्ट वी हैव स्पोर्ट्स कमेटी के बाद डीजे एंड बॉनफायर नाइट कमेटी। ये कमेटी में थोड़े से एक्सपर्ट चाहिए हमको, क्योंकि आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, अननेसेसरी, बहुत लंबा